हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है बच्चों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि तत्व क्या है। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं, तो बस वहीं से तत्व बना है। तत्व क्या होगा? तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा तत्व मिल जाएंगे उसे हम यौगिक कह देंगे। तो ठीक है, इस तरीके से चलिए आज हम जान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं अपने चैप्टर का, उसके बाद चलेंगे क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ऐसे यार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या है चैप्टर में, क्या लिखा हुआ है। देखो हम क्या पढ़ेंगे। बेसिकली आपने लिखा हुआ हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के तत्व या हमें बहुत सारे मिश्रण पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई दूध है, दूध से चाय बन गई, मिश्रण बन गया। ठीक है, तत्व है, बहुत सारे तत्व हैं, लोहा हो गया, सोना, चांदी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ वही लाइन लिखी हुई है कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, तत्व क्या होता है? तत्व के बारे में लिखा हुआ है, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। यानी कि इनके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, नंबर मैटर नहीं करता, लेकिन परमाणु एक ही प्रकार के होंगे। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में या कह लीजिए हमारे आस पड़ोस में 118 तत्व ऐसे हैं जिनको हमें ज्ञात है, यानी कि जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे 118 तत्व हैं, जिनमें से जो 98 तत्व है वो प्राकृतिक निर्मित है। यानी जो 98 यानी कि 98 तत्व जो है वो हमें प्रकृति में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में या कह लीजिए संयुक्त अवस्था में। ठीक है, अब जो बचे हुए एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं कृत्रिम रूप से। यानी हम बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, 118 मैंने कहा आपसे कि टोटल एलिमेंट है, इसमें से 98 जो है वो प्राकृतिक एलिमेंट हैं, लेकिन जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो एलिमेंट हम क्या करते हैं बच्चों? उनको हम लोग लैब में फॉर्म करते हैं। ये जो 98 तत्व है, इन 98 तत्वों की सहायता से हम अन्य तत्वों को क्या करते हैं? विकसित करते हैं, अन्य तत्वों का विकास करते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि सभी तत्वों के जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किए जाने के प्रयास जो है वो किए गए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जब आप क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप कहीं स्कूल में जाते हैं, तो अगर आपके स्कूल में आपसे कहा जाए कि 10th क्लास के आपके स्कूल में भाई 20 बच्चे हैं, तो आपको क्या जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे? आपको एक ही क्लासरूम में बिठा देंगे ना। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपकी 10th क्लास में भाई अब 50 बच्चे हो गए और जो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम की कैपेसिटी भी 50 है, तो जब तक 50 हैं तब तक आपको उस एक रूम में आ जाएंगे, आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि 118 तत्व हो गए, यानी आपके जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 118 हो गई है, यानी आपके जो सहपाठी हैं उनको 118 नंबर हो गया, यानी आपके साथ 117 बच्चे और बैठ करके उसी क्लासरूम में पढ़ सकते हैं क्या? आप सोच के बताइए। जो क्लास है उसकी कैपेसिटी क्या है? कमरे की 50 बार लग बैठा सकता है, लेकिन भाई हमने कितने बार लग बैठा दी? हमने बार लग बैठा दी 118। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब जो आपके गुरुजी हैं वो क्या करेंगे भाई? आपके गुरुजी क्या करेंगे? एक दूसरा क्लास उठाएंगे, यानी कि आपकी जो सेक्शन है उसको आप मतलब आपकी जो क्लास है उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर देंगे। जैसे आपके 50 बार लगे इस कक्षा में, 50 बार लग अगली दूसरी कक्षा में, और उसके बाद के जो 18 बार लगे उन्हें तीसरी कक्षा में बिठा देंगे, या 18 में से 9 डिवाइड करके देख लेंगे। ऐसे तो कर सकते हैं ना भाई। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं तो आप चीज़ों को अरेंज करने लगते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास एक ही शर्ट है और एक ही पैंट है, तो आप क्या करेंगे? आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जहाँ शर्ट रखनी है वहाँ शर्ट रखो, जहाँ पैंट रखनी है वहाँ पैंट रखो। मन है आपका, चाहे पैंट के ऊपर शर्ट रखो, चाहे शर्ट के ऊपर पैंट रखो। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपके पास में 10 शर्ट है और आपके पास में 10 ही पैंट है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको 2 तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे? अब अगर आपको मान लो कहीं जाना है तो आप अपने बैग में या तो एक साइड 10 की 10 पैंट रखेंगे या फिर एक साइड 10 की 10 शर्ट रखेंगे। इसी तरीके से जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं? अपना मेकअप का सामान अलग रख देती हैं। ठीक है, अपने टॉप्स वगैरह अलग रख लेती हैं, जीन्स जो है वो अलग रख लेती हैं। ऐसे तो करते हैं ना भाई हम लोग जब हम पैकिंग करते हैं कहीं जाते हैं तो। अच्छा, या फिर हम ऐसा कर लोगे कि पैंट रखोगे फिर शर्ट रखोगे फिर पैंट रखोगे फिर शर्ट रखोगे। ठीक है, पेयरिंग करके करोगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने किया क्या? आपने जो आपके पास चीज़ें थी उनको अरेंज कर दिया।
क्यों अरेंज किया? क्योंकि अब आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो गई। तो जब आपके पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो आप चीज़ों को अरेंज करते हैं। इसी तरीके से जब हमें 118 तत्व मिल गए तो हमने तत्वों को अरेंज कर दिया, तत्वों को हमने संश्लेषित कर दिया, तत्वों को हमने क्या कर दिया? व्यवस्थित करना चाहा। तो उस व्यवस्था में हमने क्या करे? कुछ ना कुछ रूल्स दिए। कुछ साइंटिस्ट जो थे हमारे पूर्वजों में, उन्होंने क्या किया? अपने अपने नियम दिए कि हाँ देखो यार, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप बैग जमा रहे हैं, तो आपके बैग में आप बैग जमाते हो, आपके भैया घर से आए, पिताजी कहते हैं कि अरे यार ऐसे क्या जमा रहा है, एक पैंट रख फिर शर्ट रख। ठीक है, माता जी ने कहा पैंट अलग कर ले, शर्ट अलग कर ले। अब भाई या बहन आया, भाई या बहन ने क्या कहा? अरे जैसा मन वैसा कर ले। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है भाई कि अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करेंगे। तो उसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों के, कुछ साइंटिस्ट के विचार जो क्या करे गए, अपनाए गए कुछ समय तक, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है डोबरेनर का त्रिक नियम। अच्छा, इससे पहले जो लाइन लिखी हुई है इसे पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है, इसमें वही लिखा हुआ है कि जैसे एक दुकान में अगर आप सामान लेने जाते हैं तो दुकान वाला क्या करते हैं? मान के चलिए आपको नमक लेना है, तो नमक की वो पर्टिकुलर एक जो नमक की थैली है वो पर्टिकुलर कॉलम में लगा देता है कि ये नमक है, ये चीनी है, ये दाल है, इस तरीके से लगा रहा है। यानी क्या कर रहा है? दुकानदार भी क्या कर रहा है? चीज़ों को अरेंज करता है। उसी तरीके से हमने क्या करा? साइंटिस्ट ने क्या करा? तत्वों को अरेंज करा, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट है डॉबरेनर। डॉबरेनर ने क्या किया? तीन तीन तत्वों के समूह बनाए। ध्यान से सुनना इस बात को। डॉबरेनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, जिसको उन्होंने त्रिक का नाम दिया। क्या नाम दिया उनको? त्रिक का नाम दिया, ट्राइड का नाम दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि त्रिक के तीन तत्वों में अगर उनको उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, यानी तीन तत्व है जिसका द्रव्यमान सबसे कम या जिसका परमाणु भार सबसे कम उसको सबसे पहले, जिसका ज़्यादा है उसको दूसरे पे, और जो सबसे ज़्यादा है उसको तीसरे नंबर पे। अगर हम इस तरीके से व्यवस्थित करें तो जो बीच में आने वाला परमाणु है, जो बीच में आने वाला तत्व है, उसका जो परमाणु भार होगा वो अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। ऐसा कहा था डॉबरेनर ने। इसके एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने तीन त्रिक बना के दिए थे, जो त्रिक इस प्रकार हैं: LINAK, CASRBA, CLBRI। अब देखो, उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे, डॉबरेनर ने सिर्फ ये तीन त्रिक दिए थे। अब इन तीन तरीकों को आप ऐसे समझिए, जैसे कि ये है LINAK, इसमें ये जो सोडियम है, अच्छा आपसे औसत की बात करेगा तो औसत कैसे निकालते हैं? तीन संख्याओं का, छोटी संख्या बड़ी संख्या को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 6.9 और प्लस 39 और बटे में 2 कर देते हैं। तो जैसे 2 भाग करोगे, देखो इसको लगभग 6.9 है तो मैं इसको 7 मान लेता हूँ, और 39 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो आ जाएगा मेरा 46 को 2 से डिवाइड करूंगा तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 23। और 23 किसका परमाणु भार है? 23 भाई सोडियम का परमाणु भार है, यानी कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार है। तो डॉबरेनर का त्रिक नियम इस तरीके से वैलिड था। परंतु दिक्कत यहाँ आई कि उस समय तक एलिमेंट्स जो हैं, अच्छा देखो, ये 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 एलिमेंट यानी कि 9 तत्वों पर तो ये नियम लागू हो गया, लेकिन इसने इसके आगे जो तत्व थे या इनके अलावा जो तत्व थे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। तो भाई यहीं पे दिक्कत बन गई कि यार ये 9 तत्वों को तो तुमने अरेंज कर दिया, लेकिन बचे हुए तत्वों का क्या? तो उस क्वेश्चन के कारण इस पद्धति को क्या कर दिया गया? असफल मान लिया गया कि यार ये जो चीज़ है, इसने 9 बंदों को तो चलो अरेंज कर दिया। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, जैसे आपकी क्लास में मान के चलिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, और 30 बच्चों में से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 9 बच्चों को तो बैठा दिया चलो सही से, लेकिन भैया बाकी बचे हुए बच्चों का क्या करोगे? तो बाकी बच्चों को भी तो अरेंज करना है ना, बाकी बच्चों के लिए भी तो बैठने की व्यवस्था करनी है। तो बाकी की व्यवस्था ये नहीं कर पाए, इसीलिए पद्धति असफल रही। तो इस तरीके से ये है भैया डॉबरेनर का त्रिक नियम। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो अब देखते हैं डॉबरेनर के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उन्होंने अपना क्या नियम दिया, जो है न्यूलैंड्स। तो आइए अब समझते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को। न्यूलैंड्स ने क्या किया? न्यूलैंड्स ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसको उन्होंने न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत नाम दिया। अब देखो ये नाम पढ़ा क्यों, इसके पीछे की कहानी सुनो। न्यूलैंड्स ने क्या कहा? न्यूलैंड्स ने संगीत प्रेमी थे न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने सोचा जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पादा नी, और उसके बाद में 7वें के बाद जो स्वर आता है 8वां, वो फिर से पहला ही आता है, यानी कि सा ही आता है। इसी प्रकार न्यूलैंड्स ने कहा कि यदि हम तत्वों को इसी तरीके से अरेंज करें, मतलब 7-7 की पेयर बनाएं, ठीक है, 7 1 2 3 4 5 6 7 करके हम 7 तत्व एक साथ रखें, और उसके बाद जो 8वां तत्व आएगा उसको हम पहले के नीचे अगर हमने रख के देखा तो न्यूलैंड्स ने पाया कि जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व के साथ समान गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा था, यानी पहले और 8वें तत्व के जो गुण थे लगभग समान थे।
तो इसी के बेस पर न्यूलैंड्स ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अष्टक नियम क्यों? क्योंकि देखो इसमें 7 के बाद 8 जो है वो 8 तत्व मेन है, यानी कि 8वां तत्व और पहला तत्व जो है उसके बीच समानता प्रदर्शित इन्होंने करी थी और ये संगीत से रिलेटेड था, इसीलिए इसको अष्टक नियम कहा गया। तो वही लिखा है यहाँ पे कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में जब व्यवस्थित किया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व जो होता है वो अपने पहले वाले तत्व के साथ समान गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा है, यानी 8वें तत्व के जो गुणधर्म है वो पहले वाले तत्व के साथ समान समान है। ठीक है, इसकी तुलना उन्होंने संगीत के 7 स्वरों से करी। 7 स्वर है सा रे गा मा पा धा नी के बाद जैसे 7वें के बाद 8वां स्वर वापिस में सा आता है, तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जैसे पहले स्वर के बाद में भैया 8वां स्वर भी वही होता है, इसी प्रकार पहला तत्व जो होता है वो 8वें तत्व के साथ समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके लिए उन्होंने सारणी बना दी, सा रे गा मा पा धा नी सा लिख दिया। उसके बाद नीचे इन्होंने तत्वों को अरेंज करके दिखाया। तत्वों को अरेंज करके दिखाया इन्होंने हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसके बाद ये देखो 7वें नंबर पे ऑक्सीजन के बाद जब 8वें नंबर की बारी आई तो फ्लोरीन जो था इसने हाइड्रोजन के जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करे। इसी प्रकार लिथियम ने सोडियम के जैसे, बेरियम ने मैग्नीशियम के, बोरॉन ने एल्यूमिनियम के, कार्बन ने सिलिकॉन के, नाइट्रोजन ने फास्फोरस के और ऑक्सीजन ने सल्फर के जैसे गुणधर्म प्रदर्शित करे। तो इसीलिए न्यूलैंड्स ने ये नियम प्रस्तुत करा था। अब भैया नियम तो प्रस्तुत हो गया, लेकिन अगर ये नियम इतना ही सही था तो इसको हम वैलिड क्यों नहीं मानते, इसको आज तक हम वैध क्यों नहीं मान रहे हैं? तो इसको वैध ना मानने का जो रीज़न था वो ये था क्योंकि जिस समय तक न्यूलैंड्स ने ये नियम प्रस्तुत करा था उस समय तक जितने भी तत्व ज्ञात थे उनकी संख्या पहुंच चुकी थी 56 यानी कि 56। ठीक है, लेकिन जो न्यूलैंड्स महाराज थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक तो कर दिया वर्गीकरण कि लोग कैल्शियम तक तो इनका नियम जो था वो वैलिड हो गया, लेकिन कैल्शियम के आगे के तत्वों ने कह दिया ना ना जी ना, हम नहीं मानते। ठीक है, तो कैल्शियम तक तो ये लागू हुआ लेकिन कैल्शियम के आगे लागू ही नहीं हुआ, पहली कमी थी। दूसरी कमी ये थी कि देखो आप यहाँ देखो क्लोरीन के नीचे 2 तत्व एक साथ आ गए, कोबाल्ट और निकिल। यहाँ पे वाई के नीचे 2 तत्व एक साथ आ गए, सीई और एल। यानी कहने का क्या मतलब है, तत्व एक के स्थान एक जगह पे 2 एलिमेंट एक साथ घुस गए। तो जब एक जगह पे 2 चीजें घुस जाएंगी तो नियम इसलिए क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया या कह लीजिए असफल हो गया। ठीक है, तो न्यूलैंड्स का नियम एक बार फिर से रिकॉल में करा रहा हूँ जल्दी जल्दी। क्या था न्यूलैंड्स का नियम? न्यूलैंड्स ने क्या किया, संगीत के जैसे 7 स्वर के बाद 8वां स्वर वापस में पहला स्वर आता है, इसी प्रकार न्यूलैंड्स ने कहा कि जैसे आप तत्वों को अरेंज करोगे तो पहले के समान गुणधर्म प्रदर्शित करेगा 8वां, दूसरे के समान करेगा 9वां, इसी प्रकार से गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित होगी। परंतु ये इनवैलिड क्यों हुआ? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के जो थे, कैल्शियम तक के जो तत्व थे उन्होंने तो इस नियम का पालन करा, लेकिन कैल्शियम के आगे के जो तत्व थे इन्होंने इस नियम का पालन नहीं करा। ठीक है, और इसने 56 तत्व जो उस समय तक ज्ञात थे, लेकिन इन्होंने सभी तत्वों के लिए ये नियम वैलिड नहीं हुआ, इसीलिए न्यूलैंड्स का जो नियम था ये असफल हुआ। तो न्यूलैंड्स के असफलता के बाद आए थे साइंटिस्ट मेंडलीफ। तो आइए अब पढ़ते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी। तो देखिए लिखा हुआ है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। अब देखिए न्यूलैंड्स ने जब अपना नियम दिया था उस समय तक 56 तत्व ज्ञात थे यानी कि 56, लेकिन जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया तो उस समय पर 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। यानी कि आप एक बात समझिए कि डॉबरोनर ने जितने तत्व करे उस डॉबरोनर के समय पे तत्व कम थे, उसके बाद न्यूलैंड्स आए उनके समय पे तत्वों की संख्या बढ़ गई, उसके बाद मेंडलीफ आए उनके समय पे तत्वों की संख्या और बढ़ गई। यानी कि तत्वों की जो है वो नई नई खोज हो रही है, ये आप अपने माइंड में डाल के रखिएगा। ठीक है, तो जब मेंडलीफ आए तो 63 तत्व हो चुके थे। तो मेंडलीफ ने क्या किया, सारे तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, ध्यान समझना, जब तक मेंडलीफ थे तब तक सिर्फ एक ही चीज हमें किसी भी तत्व के बारे में ज्ञात थी और वो था उसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों तथा उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर क्या कर दिया, उनके बीच में एक संबंध प्रस्तुत करा। यानी उन्होंने क्या करा, हर एक एलिमेंट को उठाया, एक पेपर पे तत्व लिखा, तत्व का परमाणु भार लिखा, उसके नीचे उसके भौतिक गुण, उसके बाद उसके रासायनिक गुण, इस तरीके से उन्होंने हर एक तत्व का अध्ययन कर लिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन तत्वों के ऑक्साइड और इन तत्वों के हाइड्राइड के बारे में भी चर्चा करी। यानी जैसे कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कौन सा ऑक्साइड बना रहा है, उसके ऑक्साइड का अध्ययन करा। किसी भी तत्व के जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या हाइड्राइड मिल रहा है, उसका अध्ययन करा। और उन सबको उन्होंने एक
ही पेपर पर लिख दिया, नोट डाउन कर लिया और उसके बाद क्या कर दिया भैया, दीवार में ऐसा करके मारा कीला टप्पदनी और चिपका दिया। ठीक है, आया समझ क्या कह रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा इनके अध्ययन करा और उन्होंने प्रत्येक तत्व को उनके गुणों के आधार पर एक कार्ड पर लिख दिया। ठीक है, कार्ड मतलब कोई एक पेपर बनाया होगा जी, उस पर लिख दिया। अच्छा, फिर समान गुणधर्म वाले कार्डों को उन्होंने देखा और देखो जब उन्होंने क्या करा, दीवार पर सारे के सारे ऐसे करके चिपका दिए, ये भाई ये ले, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे फेंक के मारा। ठीक है, किल ठोक दी सबने। अब उसके बाद जब वो ऐसे किसी दिन लेट लाट रहे होंगे अपने कमरे में, तो उन्होंने देखा अच्छा इसका गुण इसके साथ समान है, इसका गुण उसके साथ समान है। मतलब क्या करा, जैसे आप देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने रूम में थोड़े से चार्ट लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पीरियोडिक टेबल अपने रूम में चिपका ली, आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब लेटे लेटे आप देखेंगे तो आप देखेंगे अच्छा इसके गुण इसके साथ भी समानता है, यानी लिथियम यार सोडियम के जैसा है। सोडियम को तो काट सकते हैं, लिथियम को काट नहीं सकते। तो वहाँ पे जैसे ही आप उन चीज़ों को देखते हैं, आपके माइंड में क्या होती है, इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मेंडलीफ ने जब उन तत्वों को देखा होगा, अच्छा तो उन्होंने देखा कि यार, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी। उन्होंने क्या चीज़ नोटिस करी, उन्होंने ये नोटिस करा कि अधिकांश तत्व अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपने आप व्यवस्थित हो गए। ठीक है, अपने आप तो बेसिकली हवा में उड़ के नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने नोटिस करा कि देखो अगर ये है पहला तत्व, ये उसके बाद दूसरा तत्व है, मतलब क्या करा उन्होंने, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम को नोटिस करा। और जब उन्होंने बढ़ते हुए क्रम को नोटिस करा तो उन्होंने देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले जो तत्व थे, यानी कि जिनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण लगभग लगभग समान थे, वो एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः आ जाते हैं। यानी जिनके रासायनिक और भौतिक गुण समान है, वो कुछ समय के बाद वापस से वही रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान के चलो ये पहला एलिमेंट है, इसके भौतिक रासायनिक गुण जो होंगे वो तीसरे या चौथे एलिमेंट के साथ वापस में क्या हो रहे होंगे, समान हो रहे होंगे। तो उस तरीके से उन्होंने एनालाइज किया, अपने ही दिमाग में उनके एक पिक्चर चल रही, और उसके आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, एक आवर्त नियम प्रस्तुत करा। इस सब के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया। अब नियम क्या है, नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टार मार्क करिएगा, पेपर में कई बार आता है, पूछा जाता है, पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, देखिए क्या है, नियम है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, यानी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के अकॉर्डिंग ही उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो आवर्ती होते हैं, आते रहते हैं, एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होते रहते हैं। ये इनका नियम था। इस नियम के ऊपर उन्होंने एक पूरी की पूरी सारणी बना दी, जिसे कहते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी की विशेषता क्या थी, इस आवर्त सारणी में कुछ खड़े स्तंभ थे जिन्हें इन्होंने समूह या वर्ग कहा, कुछ लेटे हुए थे जिन्हें यानी कि क्षैतिज थे, जिनको इन्होंने पीरियड्स या आवर्त कहा। अब इस सारणी में इन्होंने किसी भी तत्व का परमाणु, जो कोई भी तत्व का परमाणु था, उसको दर्शाने के लिए उसका प्रतीक ना लेकर के एक अपनी तरफ से एक आर माना कि हाँ भाई हम किसी भी तत्व को, जैसे मान लो सोडियम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि Na2, सोडियम को ऑक्साइड की जगह इन्होंने R2O का प्रदर्शन करा, NaH की जगह इन्होंने RH लिखा। यानी इन्होंने किसी भी तत्व को उसके प्रतीकों की जगह पे R से प्रदर्शित करा। ठीक है, और इनके हाइड्राइड और इनके ऑक्साइड के अकॉर्डिंग इन्होंने एक टेबल प्रस्तुत करी। अब आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रही होगी, यही मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 8 तक आपको यहाँ पे समूह दिखाई दे रहे होंगे और 1 से लेकर के 6 तक आपको आवर्त दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब आवर्त और समूह में दो दो प्रकार की आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक होंगे ए बी करके दो एलिमेंट होंगे, एक होंगे इनके ऑक्साइड और दूसरे होंगे इनके हाइड्राइड। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के आधार पर कई सारे एलिमेंट इसमें देखिए अरेंज हैं, और इस अरेंज होने के साथ साथ इन जितने भी ये खाने हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट जिस भी पोजीशन में रखा हुआ है उसके नीचे उसका परमाणु द्रव्यमान मेंशन होगा, और अगर उसके नीचे कोई दूसरा तत्व आ रहा है तो जो ये दो तत्व हैं उन दोनों के आपस में कहीं ना कहीं भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होंगे वो समान होंगे। तो ये है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आइए अब समझते हैं मेंडलीफ की इस आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी और क्या इसके दोष। तो आइए जानते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में। अब देखिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया था, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा था। तो ऐसा करने के लिए कई बार क्या हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया कि जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उसको तो आपने बाद में रख दिया, और जिसका परमाणु द्रव्यमान अधिक है उसको आपने पहले रख दिया। यानी
एक्चुअली में होना ये चाहिए था कि जिसका परमाणु द्रव्यमान अधिक है उसको ही बाद में आना चाहिए था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उसको भी आपने बाद में रख दिया। यानी यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रख दिया या पहले रखना पड़ा। जबकि एक्चुअली बात यह है कि जब आप तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट कर रहे हैं, आरोही क्रम में लगा रहे हैं, तो पहले कम आएगा फिर बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, कई बार क्या हुआ कि पहले बड़ा रख दिया उसके बाद छोटा आ गया, ठीक है। क्यों रखा ऐसा? क्योंकि हमें क्या करने थे, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखना था, ठीक है। इसके बाद दूसरी क्या इनकी उपलब्धि थी, तो दूसरी इनकी उपलब्धि ये थी, तत्व इन्होंने क्या करा, आवर्त सारणी में कुछ तत्वों का स्थान जो है वो रिक्त छोड़ दिया। जैसा कि आप आवर्त सारणी में जब आपने देखी तो आपने वो देखा होगा कई कई बार क्या हुआ, कहीं कहीं जगह पे स्पॉट खाली थे, यानी कि इन्होंने कुछ स्थान छोड़े। अब जो इन्होंने स्थान छोड़े, इन्होंने कहा कि ये जो तत्व हैं ये बाद में कभी खोजे जाएंगे, यानी कि भविष्य काल में इन्होंने उस समय पर कहा तो भविष्य में ऐसे करके तत्व खोजे जाएंगे, उनके लिए उन्होंने ऑलरेडी स्थान छोड़ दिया। अच्छा, अब जो उनके नाम की बात आई तो इन्होंने कहा कि देखो जो भी वो तत्व खोजा जाएगा उस तत्व के लिए इन्होंने एक उपसर्ग यूज करा ए का, और कहा कि ए का उपसर्ग लगा दो, और जो भी उस तत्व का, जो भी जिस भी तत्व के लिए वो जिस भी समूह में वो जगह छोड़ी थी, उस समूह का जो पहला तत्व है उसका नाम लगा दो, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि उसका नाम उसी समूह के पहले तत्व के नाम में ए का उपसर्ग लगा दिया होगा। जैसे जैसे बाद में खोजे गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम को इन्होंने क्या कहा, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि बोरोन जो है वो स्कैंडियम वाले ग्रुप का पहला एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम गैलियम वाले ग्रुप का पहला एलिमेंट है, और सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम वाले ग्रुप का पहला एलिमेंट है। तो इनके नाम के ए का लगाया, ठीक है। और ए का लगाने के बाद क्या कर दिया इन्होंने, उसका जो ग्रुप का पहला तत्व था उसके नाम पर जी क्या दिया कि जय हो। उसके बाद देखो तीसरी क्या उपलब्धि थी, तो मेंडलीव के अनुमानों की सफलता के कारण हम जो वैज्ञानिक थे, देखो जाहिर सी बात है ये उपलब्धियां भी हैं कुछ कुछ और कुछ कुछ नुकसान भी, जैसा आपको पता चल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्या था, उस समय पर मेंडलीव ही एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे के सारे तत्वों को एक साथ वर्गीकृत किया था। तो यानी एक तरीके से ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय पे जब मेंडलीव ने ऐसा कर दिखाया। तो मेंडलीव की इसी उपलब्धि के कारण, इसी सफलता के कारण जो और वैज्ञानिक थे उन्होंने इसी श्रेणी को, यानी कि इसी सारणी को स्वीकार कर लिया। अब जब इसी सारणी को उन्होंने स्वीकार किया तो उन्होंने क्या कहा, इन्हीं सिद्धांतों के वर्गीकरण के आधार पर, अच्छा उन्होंने एक और चीज बताई थी। अब मेंडलीव ने क्या किया, जैसे नोबल गैस होती है जैसे कि हीलियम हो गई, नियोन हो गई या ऑर्गन हो गई, इन गैसों का पता हमें बाद में चला। यानी कि जब मेंडलीव ने ऑलरेडी ने वर्गीकृत कर दिया था, अपनी सारणी बना दी थी, उसके बाद में हमें पता चला कि हाँ कुछ अक्रिय गैसें या नोबल गैस नाम की भी चीज होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती और वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। परंतु मेंडलीव ने क्या किया था, अपनी आवर्त सारणी में इनके लिए एक अन्य से, यानी कि एक अलग से ग्रुप बनाया था। जैसा आपने देखा होगा एर्थ ग्रुप, जैसा आप देख पा रहे हो, एर्थ ग्रुप जो बनाया इसको शून्य ग्रुप भी कहा गया, या इसको शून्य समूह या अकेरिया समूह उन्होंने नाम दिया। इसमें उन्होंने अलग से ऐसी ही गैसों को उठा करके रखा जो अकेरिया थी, यानी कि जो किसी से क्रिया नहीं करती थी। तो इस प्रकार से ये थी उपलब्धियां मेंडलीव की आवर्त सारणी की। अब उपलब्धियां समझ ली तो आइए समझते हैं इनकी सीमाएं कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो क्यों फेल हो गई। अब हम कह रहे हैं कि मेंडलीव जो है इतने बढ़िया साइंटिस्ट थे। देखो एक ही चीज़ अच्छी थी मेंडलीव के बारे में कि मेंडलीव ने उस समय तक जितने भी तत्व यहाँ पे ज्ञात थे, यानी कि 63 एलिमेंट थे, 63 के 63 को उन्होंने सारणी में अपनी प्रस्तुत कर दिया। ये इसलिए उनको ये बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि मैंने आपको बताया देखो डॉबरेनर हुए या न्यूलैंड्स हुए, ये सारे के सारे तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाए, लेकिन जो मेंडलीव थे इन्होंने 63 के 63 को वर्गीकृत कर दिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसी उपलब्धि के कारण इनकी जो आवर्त सारणी थी इसको मान्यता प्राप्त करी। अब समझते हैं, देखो मान्यता प्राप्त करी लेकिन कमियां तो इसमें भी थी कुछ ना कुछ। कमियां ये थी कि कम वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में आया, ठीक है, जगह छोड़ दी, नाम गलत हो गए, शून्य ग्रुप बना दिया, ठीक। तो अब कुछ कमियां भी हैं इसकी सारणी की जिनके कारण ये सारणी जो है वो फेल हो गई, ठीक है। तो आइए समझते हैं उन्हीं कमियों के बारे में। तो आइए देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या क्या थी, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसको हमने अमान्य साबित कर दिया। तो सबसे बड़ा और पहला रीजन था हाइड्रोजन का गुण। यानी देखिए हाइड्रोजन सबसे बड़ा रीजन इसलिए था क्योंकि हाइड्रोजन जो थी वो धातुओं के समान भी थी और हाइड्रोजन के जो गुण थे वो अधातुओं के समान भी थे। यानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। अब हाइड्रोजन धातुओं के समान सल्फर, ऑक्सीजन और हैलोजन के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेता था। जैसे NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाता है, उसी तरह हाइड्रोजन Cl के साथ अभिक्रिया करके HCl बना लेता है।
जैसे Na ऑक्सीजन के साथ यानी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम का ऑक्साइड बनाता है, इसी प्रकार हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है जो कि हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। जैसे Cl को Cl2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, इसी प्रकार हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं, यानी कि इसमें भी द्विपरमाणुवीय अणु पाया जाता है, यानी कि इसमें भी 2 परमाणु से मिलकर इसके अणु का निर्माण होता है। अच्छा, दूसरा देखिए, अच्छा मेंडलीफ ने क्या किया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। अब समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, परंतु उनके जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब चूंकि इसी आधार पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, तो इनके स्थान जो है वो मेंडलीफ ने निश्चित नहीं करे। अच्छा, तीसरा रीजन क्या लिखा हुआ है, अच्छा इस प्रकार एक तत्व से दूसरे तत्व तक परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। एक और बहुत कमाल की बात है, देखिए जब भी आप 2 तत्व की बात करेंगे तो एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने में नियमित रूप से परमाणु द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। तो ये कहना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, या एक बात तरीके से अनुमान हम नहीं लगा सकते। जैसे मेंडलीफ ने कह लिया कि देखो ये मैंने जगह छोड़ दी, यहाँ पे जो है एलिमेंट्स आएंगे, तो मेंडलीफ ने अनुमान लगाया। तो हम देखो अनुमान नहीं लगा सकते कि 2 तत्वों के बीच में कितने नए तत्व खोजे जा सकते हैं, या 2 तत्वों के बीच में कितने तत्व एग्जिस्ट करते हैं, तो इस बात का हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो अच्छा, इसके बाद देखो होता क्या है, ना तो हम 2 तत्वों के बीच में कितने तत्व आ सकते हैं इसका अनुमान लगा सकते हैं, ना मेंडलीफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का स्थान जो है वो फिक्स हो पाया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो धातु के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है, ना मेंडलीफ ने समस्थानिकों का स्थान रख पाया। मेंडलीफ ने कई बार क्या कर दिया, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया और कम परमाणु द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया। तो इन सभी कारणों की वजह से मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसको अमान्य कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो आवर्त सारणी है ये रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, मेंडलीफ ने जब ये आवर्त सारणी हमें बताई थी, उस समय तक मेंडलीफ एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय तक 63 के 63 तत्वों को एक सारणी के रूप में प्रदर्शित कर दिया था। तो जब भी कोई भी काम पहली बार होता है तो वो एक तरीके से मिसाल बन जाता है, इतिहास बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेंडलीफ का जो रोल है केमिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा सराहनीय है। आज तक नए नए साइंटिस्ट को मेंडलीफ ने क्या करा है, प्रोत्साहित किया है कि नए नए तत्वों की खोज कीजिए और इन्हें आवर्त सारणी में बनाइए। तो ये था आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट बचा है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको जो होगा इस वाले चैप्टर का पार्ट 2। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।